आइए प्राचीन भारतीय इतिहास के लाखों सालों के सफर को एक ही जगह समेटकर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ पुरानी तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की सबसे कमाल की और बड़ी कहानी है। कभी सोचा है कि कैसे एक पूरा उपमहाद्वीप पत्थर के भद्दे औजारों से निकलकर सोने के सिक्कों और विशाल साम्राज्यों तक पहुंच गया? ये सवाल सच में रोमांचक है। ना कोई शहर, ना सड़कें, बस कच्ची बस्तियों से लेकर उन्नत सभ्यताओं तक का ये सफर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम पाषाण युग और हड़प्पा से शुरू करेंगे, फिर आर्यों और वैदिक काल पर आएंगे, उसके बाद नए धर्मों का उदय, फिर महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल और कुषाण, और अंत में गुप्त साम्राज्य के उदय को देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाषाण युग से लेकर हड़प्पा तक के सफर की, सभ्यता का पहला और सबसे अहम कदम। देखिए, इसकी शुरुआत होती है पैलियोलिथिक युग में, आग की खोज जैसी बुनियादी चीज से। फिर मेसोलिथिक युग आते आते इंसान छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगता है, जानवरों को पालना शुरू कर देता है। और फिर आता है नियोलिथिक युग, यानी कृषि क्रांति। इस एक चीज ने इंसान को भटकने से रोककर एक जगह बसना सिखा दिया। और इस बसने का नतीजा क्या हुआ? हड़प्पा जैसी बेहतरीन सभ्यता। मान लीजिए आप आज से 4500 साल पहले किसी शहर में घूम रहे हैं। सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर कट रही हैं, पक्की ईंटों के घर हैं और ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार कि आज के कुछ आधुनिक शहर भी मात खा जाएं। और तो और इनका व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लेकिन एक सवाल जो आज भी सबको हैरान करता है, इतने एडवांस शहर अचानक खत्म कैसे हो गए? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी कबीलों के आने से इनका पतन हुआ। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि शायद भूकंप, नदियों के रास्ते बदलने या जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इस पर बहस आज भी जारी है। खैर, हड़प्पा के बाद एक नया दौर शुरू होता है, आर्य और वैदिक काल। अब आते हैं इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित विषय पर। आर्य आखिर थे कहाँ के? एक तरफ भाषाई और पुरातात्विक थ्योरी है जो तुर्की के बोगासकोई अभिलेख और भाषाओं की समानता के आधार पर इनका कनेक्शन बाहर से जोड़ती है। दूसरी तरफ स्वदेशी और जेनेटिक थ्योरी है। नए डीएनए स्टडीज और हड़प्पा की सांस्कृतिक निरंतरता बताती है कि यह सभ्यता बाहर से नहीं आई, बल्कि यहीं की मिट्टी से विकसित हुई। दोनों ही पक्ष अपने मजबूत तर्क रखते हैं। अगर हम इस दौर के समाज की बात करें तो शुरुआती ऋग्वैदिक काल काफी खुला और समानतावादी था। राजा की शक्ति पर भी सभा और समिति का नियंत्रण होता था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, बहुत कुछ बदल गया। खेती का विस्तार हुआ और उत्तर वैदिक काल आते आते समाज जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और वंशानुगत राजशाही के कठोर ढांचे में बंध गया। और जब समाज में नियम बहुत कठोर होने लगते हैं तो बदलाव की पुकार उठती है। यहीं से शुरू होता है नए धर्मों का उदय। इसी समय सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध ने समाज को 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने समझाया कि दुख है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है, अष्टांगिक मार्ग। यह एक मध्यम मार्ग था जिसने ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास को सही माना और ना ही बहुत कठोर संन्यास को। दूसरी तरफ भगवान महावीर द्वारा आगे बढ़ाए गए जैन धर्म ने अहिंसा को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को ना मारना नहीं, बल्कि अनजाने में कीड़ों तक को नुकसान न पहुंचाना था। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के इन 5 महाव्रतों ने आत्मनियंत्रण की एक बेहद कड़ी मिसाल कायम की। वैसे होता यही है, जब विचार फैलते हैं तो उनकी व्याख्याएं भी बदलती हैं। समय के साथ इन दोनों धर्मों के भीतर अलग अलग संप्रदाय बन गए। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, तो वहीं जैन धर्म में कठोर तपस्या वाले दिगंबर और थोड़े लचीले नियमों वाले श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आए। इन आध्यात्मिक बदलावों के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी बहुत कुछ बदल रहा था। अब हम आते हैं महाजनपद और मौर्य साम्राज्य पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे कबीले 16 बड़े महाजनपदों में बदल चुके थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें सिर्फ राजशाही नहीं थी, बल्कि गणतंत्र भी मौजूद थे। दुनिया के कुछ सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक सिस्टम यही थे। अंततः संसाधनों और अपनी रणनीतिक लोकेशन की वजह से मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा।
इसी मगध की ताकत का इस्तेमाल करके चंद्रगुप्त ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बिंदुसार ने इसे दक्षिण तक फैलाया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब अशोक गद्दी पर बैठा और कलिंग का विनाशकारी युद्ध हुआ। कलिंग के उस भयंकर रक्तपात ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। साम्राज्य विस्तार की जगह करुणा ने ले ली। उन्होंने धम्म की स्थापना की, एक ऐसा रास्ता जिसमें अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान और सामाजिक भलाई सबसे ऊपर थी। अशोक ने इस सोच को बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाकर पूरे महाद्वीप में फैलाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, यहाँ से शुरू होता है मौर्योत्तर और कुषाण काल। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग दौर है। इंडो ग्रीक्स, शक और कुषाण जैसी बाहरी शक्तियां भारत आईं, लेकिन उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, वो पूरी तरह से यहीं की संस्कृति में घुल मिल गए। इंडो ग्रीक्स ने बेहतरीन सोने के सिक्के चलाए। कुषाण सम्राट कनिष्क ने सिल्क रोड पर कंट्रोल कर लिया, जिससे बेशुमार दौलत आई। और इस सांस्कृतिक मेल का सबसे खूबसूरत नतीजा थी गांधार कला, जहां ग्रीक स्टाइल और बौद्ध थीम एक साथ मिल गए। इसी लंबे सांस्कृतिक और आर्थिक विकास ने आखिरकार एक ऐसी नींव रखी जिसे हम गुप्त काल कहते हैं। करीब 319 ईस्वी से शुरू हुए इस दौर को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो समय था जब विज्ञान, गणित, साहित्य और कला ने ऐसी ऊंचाइयां छुईं जिसने आज की क्लासिकल इंडियन कल्चर का बेस तैयार किया। इन हजारों सालों की यात्रा को अगर किसी एक विचार में समेटना हो तो गौतम बुद्ध का ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है, अप दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसी गहरी दार्शनिक सोच और खुद को खोजने की भावना ने सदियों तक इस उपमहाद्वीप को आगे बढ़ाया। अब जरा इस बारे में सोचिए, हजारों साल पहले स्थापित हुई ये शासन की प्रणालियां, ये दर्शन और संस्कृतियों का ये मेल, क्या ये सब आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में हमें गाइड नहीं कर रहे? इतिहास सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा आज खड़ा है। तो आपके हिसाब से इस लंबे सफर की कौन सी बात हमारे आज के समाज में सबसे ज्यादा जिंदा है?